स्टार्ट हो। पृथ्वी की 3 परतें कौन सी है? परपट्टी, मेंटल और कोर। ये लगभग 35 या 5 किलोमीटर है अलग अलग, महाद्वीपों में 35, और जो महासागर के नीचे है 5 किलोमीटर है। मेंटल 2900 किलोमीटर है, ये 3500 किलोमीटर। ये किससे बना है? सियाल या सीमा से बना है। ठीक है, ये किससे बना है? ये किससे बना है? नीफ से बना है। ये अलग अलग चीजों से बना है, जो इसमें बहुत सारा है। शैल क्या है? ठीक है, डेफिनेशन ऊपर से पढ़ लेना शैल की। 3 प्रकार की शैलों के नाम बताओ। अवसादी, आग्नेय, आग क्या अवसादी अवसादी और कायांतरित। ठीक है, बहिर्भेदी और अंतर्भेदी शैल का निर्माण कैसे होता है? मैग्मा जब जम जाता है ठंडाओं के अंदर, पृथ्वी के अंदर, तो अंतर्भेदी बनता है। जब मैग्मा बाहर बन के लावा बनता है, और लावा जब जम जाता है बाहर, धरती के बाहर, तो ये बहिर्भेदी बन गया। ये अंतर्भेदी हो गया, ये बहिर्भेदी हो गया। शैल चक्र से क्या आप समझते हैं? जब एक प्रकार की शैल दूसरे में परिवर्तित होती है, और दूसरे से फिर तीसरे में, और तीसरे से फिर बाद में पहले में परिवर्तित हो जाती है, तो ये शैल चक्र कहलाता है। शैलों के क्या उपयोग हैं? आपने बताया शैलों से खनिज मिलता है, हमें मटेरियल मिलता है जिससे हम सड़क वो सब बनाते हैं। ठीक है, ईंधन के रूप में इस्तेमाल करते हैं। कायांतरित शैल क्या है? जब किसी शैल के ऊपर, अवसादी आग्नेय शैल के ऊपर और दाब ताप और दाब बहुत उच्च होता है, तो धीरे धीरे उनका कायांतरित, यानी उनकी काया पलट जाती है। उनकी कायांतरित मतलब काया ही पलट गई उनकी, तो कायांतरित बन जाती है। द्रवित मैग्मा से, अब चिन्ह आपको पॉइंट आउट करना है। द्रवित मैग्मा से जो शैल बनते हैं उनको क्या बोलते हैं? यहाँ देखो मैग्मा लिखा हुआ है, समझ जाओ, नीचे अंदर बना होगा। ठीक है, द्रवित मैग्मा से जो बनते हैं उसे आग्नेय बोलते हैं। और किस तरह का बना होगा? वो अंतर्भेदी बना होगा। अगर मैं बोलता द्रवित लावा से, तो वो बहिर्भेदी हो जाता। पृथ्वी की सबसे भीतरी परत कौन सी है? क्रोड। क्रोड। सोना, पेट्रोलियम और कोयला किस चीज के उदाहरण है? खनिज खनिज के उदाहरण है। शैल जिसमें जीवाश्म होते हैं, वो कौन से शैल होते हैं जिसमें जीवाश्म होते हैं? अवसादी अवसाद शैल। शादी में होते हैं। ठीक है, पृथ्वी की सबसे पतली परत कौन सी है? सबसे पतली परपट्टी। परपट्टी है। अब सही जोड़े बनाने हैं एक बार। तो क्रोड कौन सा है? क्रोड के लिए कौन सा जोड़ा बनाओगे? लग रहा है मेरे ख्याल से चौथा जोड़ा भी है क्या? हाँ, बहुत सारे जोड़े हैं। जाओ, क्रोड के लिए कौन सा जोड़ा बनाएंगे हम? सबसे भीतरी परत सबसे सबसे भीतरी परत ऊपर ही। नहीं, क्रोड क्रोड। क्रोध क्रोध ना हाँ, सबसे भीतरी परत हो गई। भीतरी होगा। ठीक है, फिर खनिज के लिए कौन सा जोड़ा बनाएंगे? खनिज का प्रयोग, खनिज क्या खनिज होता है? इसका ये है। रुके रुके ऊपर थोड़ा सा कीजिए तो अरे कहाँ चला गया? रासायनिक केवल इसका एक रासायनिक यही है। हाँ, उसका एक रासायनिक मिश्रण, निश्चित रासायनिक मिश्रण होता है खनिज का। ठीक है, शैल क्या होता है? सेल के परिवर्तन होने की प्रक्रिया नहीं, शैल क्या है? इसमें देखना सिलिका पड़ेगा। नहीं नहीं हाँ, नहीं। पता नहीं तो तो ऐसे तो कुछ कोई समझ, शैल के परिवर्तन। बाकी का लगा लो, फिर पता यही लग लग जाएगा। रहा है, लास्ट वाला लगता है, पता नहीं। देखते हैं, चिकनी मिट्टी कौन सा है? चिकनी मिट्टी स्लेट में बदल जाता है। स्लेट में बदलता है। हाँ, सियाल क्या है? सियाल सिलिका और एल्युमिनियम की परत, एल्युमिनियम से बनता है। सिलिका और एल्युमिनियम सियाल हो गया। तो रह कौन सा गया? शैल रह गया, लेकिन बाकी 2 रह गए इसमें। पृथ्वी की सतह तो तो एक्स्ट्रा परपटी होता है ना, तो शैल की में के परिवर्तन होने की प्रक्रिया ये भी नहीं है। ये तो शैल चक्र बोलते हैं इसको, शायद यहाँ पे कुछ मिटा होगा। ये शैल चक्र होना चाहिए शायद कुछ। तो शैलों के परिवर्तन होने की प्रक्रिया शैल चक्र है। और पृथ्वी की सतह को तो परपट्टी बोलते हैं। ठीक है, तो इसमें है ही नहीं दोनों का, तो ये शैल चक्र होगा ये। ठीक है, देखते हैं कहीं किताब में सही छपा हो। इस सड़क एवं इमारत बनने के लिए उपयोग होती है किसका है? तो यहाँ पे 4, यहाँ पे आपका 6 ही है ना, 5 है ना, यहाँ दिए गए 7 है, अच्छा, तो सबका थोड़ी ना मैच हो ओ जाएगा। फिर उसके बाद है, हम पृथ्वी के केंद्र तक क्यों नहीं जा सकते हैं? क्योंकि तापमान और दाब जो है बहुत उच्च होता है। अवसादी शैल अवसाद से बनती है, कारण बताइए। तो कोई कारण तो कैसे बताओ? चूना पत्थर संगमरमर में बदल जाता है।
अभी है हमारी बदलती पृथ्वी। ठीक है, हमारी पृथ्वी कैसे बदल रही है। स्थल मंडल क्या है, अनेक प्लेटों में विभाजित है। ये चैप्टर जब पढ़ोगे तो आपको आगे आगे ज्योग्राफी के चैप्टर ये सब समझ आएंगे, तो ये दो मेरे ख्याल से इंपॉर्टेंट चैप्टर आ रहे हैं। पहला भी इंपॉर्टेंट चैप्टर चला गया और ये भी इंपॉर्टेंट ही है। जो है अनेक प्लेटों में विभाजित होता है, जिन्हें स्थल मंडलीय प्लेट कहते हैं। स्थल मंडलीय प्लेट कहते हैं। आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि प्लेट हमेशा धीमी गति से चारों तरफ घूमती रहती है। ठीक है, प्रत्येक वर्ष केवल कुछ मिलीमीटर के लगभग घूमती है। घूमती का मतलब ऐसे गोल गोल घूमती नहीं, यहाँ से पृथ्वी की सतह पर घूमती चली जाती है। ठीक है, कहीं भी घूमती है। जैसे हमारा जो अगर पृथ्वी पे हम देखेंगे, यहाँ पे दक्षिण अफ्रीका है, तो भारत पहले इधर था का सटा हुआ था, और वो प्लेट जो है घूम घूम के यहाँ आ गई है, उत्तरी गोलार्ध में आ गई। हम पहले दक्षिणी गोलार्ध में थे। हम पृथ्वी के हम भारत का जो प्लेट है वो पहले दक्षिणी गोलार्ध में थी, अब वो उत्तरी गोलार्ध में आ गई है। ठीक है, उसके बाद है पृथ्वी के अंदर पिघले हुए मैग्मा से, पृथ्वी के अंदर जो हम देखा पिघला हुआ जो मैग्मा है, उसमें होने वाली जो गति है उसके कारण ही ये प्लेटें खिसकती हैं। जैसे हमने यहाँ पे जब हम परत बनाई थी, ये मान लीजिए ऊपर परपट्टी है, इसके बाद ये मेंटल है। मेंटल में हमने बनाया था ना, यहाँ पे एक परत है पतली सी जिसमें मैग्मा होता है। इसी मैग्मा के ऊपर प्लेटें जो होती है खिसकती हैं। इसी मैग्मा के ऊपर प्लेटें जो होती हैं तैरती रहती है, एक तरह से चलती रहती हैं। ठीक है, तो ये मैग्मा में होने वाली गति के कारण ऐसा होता है। पृथ्वी के अंदर पिघला हुआ मैग्मा एक वृत्तीय रूप में घूमता है। देखिए ठीक है अगर मान लीजिए यहाँ मैग्मा का सोर्स है, यहाँ से मैग्मा निकलेगा, ये मैग्मा इधर जाएगा और इधर जाएगा। ठीक है, तो ये मैग्मा चल रहा है। ठीक है, फिर यहाँ आ जाएगा, फिर यहाँ आएगा, तो ये वृत्तीय चक्र हो गया। तो जब ये घूम रहा है तो इसके ऊपर जो प्लेट थी वो क्या होती है, चलती है, इस तरफ चलेगी, इस तरफ चलेगी। फिर जहां जहां चक्र बना होगा उस हिसाब से प्लेट भी तैरती रहेगी। ठीक है, ये वृत्तीय चक्र होता है मैग्मा का। ये मैग्मा ऊपर जाता है, ठंडा होता है, नीचे खत्म होता है, फिर मैग्मा बन जाता है, फिर ऊपर जाएगा, फिर इस तरफ जाएगा, ठंडा होगा, फिर नीचे आ जाएगा, मैग्मा बनेगा। इस तरह से घूमता रहता है। और इस ऐसे घूमने से क्या होता है, जो इस तरफ से घूमा, इसके ऊपर चट्टान थी, प्लेट थी, वो इस तरफ डायरेक्शन मूव करेगी। बहुत कम गति होती है, कुछ सालों में 1 मिलीमीटर या 1-2 मिलीमीटर के बराबर गति होती है। ठीक है, तो इस तरह से वृत्तीय चक्र होता है मैग्मा का, और इसे घूमता रहता है, जैसा कि क्रियाकलाप में दिखा है। कहाँ क्रियाकलाप है, ये देखो, ये रहा क्रियाकलाप है ये। आप एक रंगीन कागज की छोटी सी गोली लीजिए, उसे जल के आधे भरे बीकर में रख दीजिए। बीकर को तिपाई पर रखकर गर्म करें। जल गर्म होने पर आप देखेंगे कि गर्म जल की परतों के साथ कागज की गोली भी ऊपर उठती है, और ठंडे पानी की परतों के साथ ये गोली नीचे, ये क्या हुई, गोली ऊपर उठेगी और ठंडे पानी के साथ फिर नीचे आएगी, फिर ऊपर उठेगी, इस तरह से गोल गोल घूमती रहेगी। ठीक है, इसी तरह ऐसा ही पृथ्वी के अंदर भी होता है कुछ। पृथ्वी के अंदर पिघला हुआ मैग्मा भी इसी प्रकार गति करता है। पिघला हुआ ऊपर जाता है, फिर इधर इस डायरेक्शन में जाएगा, फिर नीचे आ जाएगा, और इसके ऊपर जो प्लेटें हैं वो इस डायरेक्शन में या इस डायरेक्शन में मूव करती हैं। ठीक है, तो प्लेट की इस गति के कारण पृथ्वी की सतह पर परिवर्तन होता रहता है। पृथ्वी की गति को उन बलों के आधार पर विभाजित किया गया है जिनके कारण ये गतियां उत्पन्न होती हैं। पृथ्वी की गति को उन बलों के आधार पर विभाजित किया गया है जिनके कारण ये गतियां होती हैं। जो बल पृथ्वी के आंतरिक भाग में गठित होते हैं उन्हें अंतर्जनित बल कहते हैं। आंतरिक भाग में जो बल लग रहे हैं उन्हें अंतर्जनित बल कहेंगे, एंडोजेनेटिक फोर्स। और जो बल पृथ्वी के सतह पर उत्पन्न होते हैं उन्हें बहिर्जनित बल बोलते हैं, यानी एक्सोजेनेटिक फोर्स। अंतर्जनित बल जो होता है, कभी वो क्या था, आकस्मिक गति उत्पन्न करते हैं। कभी कभी वो आकस्मिक गति अचानक से, तो कभी कभी बहुत धीमी गति उत्पन्न करते हैं। ठीक है, भूकंप और ज्वालामुखी ऐसी ही आकस्मिक गति के कारण होते हैं। जैसे कि आपकी दो प्लेटें थी, ये गति कर रही थी, दोनों प्लेटें जैसे जब टकराएंगी तो क्या होगा,
भूकंप जैसा कुछ आएगा। या मान लीजिए ये प्लेट ऐसे है, इसके साथ दूसरी प्लेट भी है, सिटी सटी हुई है, ये इधर जा रही है और इधर जा रही है। तो यहाँ मान लीजिए कहीं पे कोई उबड़ खाबड़ था, फंस गई है, दोनों प्लेट फंसी हुई है, फिर अचानक से छूटी इधर, सॉरी इधर की तरफ छूट गई और ये इधर की तरफ, तो बहुत सारी मात्रा में ऊर्जा निकलती है यहाँ पे, तो उससे क्या होता है, भूकंप आता है। ठीक है, ये प्लेट थी सटी हुई थी, इधर चली गई इधर चली गई, तो यहाँ पे हो सकता है कि बीच में से ज्वालामुखी बन जाए। तो इनकी वजह से ये अचानक भी होती है और बहुत धीरे धीरे भी होती है, कभी कभी बहुत आकस्मिक होती है, कभी बहुत धीमी गति होती है। इन्हीं से भूकंप और ज्वालामुखी जैसी जो चीजें हैं वो आकस्मिक गति के कारण पृथ्वी की सतह पर अत्यधिक हानि होती है। अब पृथ्वी की गतियों के बारे में एक चार्ट बना दिया गया है। आपके पास अगर क्वेश्चन आता है, मान लीजिए मेंस में आप कभी इस तरह के क्वेश्चन आते हैं कि पृथ्वी गतियों के, तो आप इस तरह का चार्ट बनाना थोड़ा सा आदत डालिए। ठीक है, इस तरह के चार्ट बनाना, इस तरह के चार्ट से नंबर ज्यादा मिलते हैं। कोई भी चीज का चार्ट बनाना सीखिए, किसी भी चीज का। ठीक है, तो पृथ्वी गति क्या होती है, आंतरजनिक बल और बाह्यजनिक बल, दो बलों के कारण होती है। आंतरजनिक बल भी दो तरह के होते हैं, एक आकस्मिक होंगे, अचानक से आ जाएंगे, और एक होते हैं पटल निरूपण, जो बहुत धीरे धीरे होते हैं। पटल पूरा पटल में ही बदलाव हो रहा है। ठीक है, पटल विरूपण बल होते हैं। आकस्मिक बल से क्या होता है, भूकंप, ज्वालामुखी या भूस्खलन होता है। ठीक है, जैसे पहाड़ था, अचानक से कुछ भूकंप आया या कुछ हुआ, कोई चेंजेस हुआ, तो कोई बहुत बड़ा विशाल चट्टान थी, नीचे गिर गई, भूस्खलन हो गया। ठीक है, तो ये आकस्मिक बल के कारण होता है, ये सब ये सारे जो मूवमेंट है ये आकस्मिक बल के कारण है। और फिर पटल विरूपण, इसमें होता है पर्वत निर्माण कार्य, ये बहुत धीरे धीरे होता है। ठीक है, जैसे ये हो गया आपका, ये दोनों एक दूसरे की तरफ जा रहा है, और जब मिट्टी थी वो ऊंची उठ के टीले की तरफ बन रही है और पर्वत बन रहा है, तो ये बहुत धीरे धीरे होता है। फिर है बहिर्जनित बल, जो बाहर होते हैं, तो बाहर वाले में दो बल होते हैं, अपर्दन और निक्षेपण। अपर्दन मतलब उस किसी चीज को हटा देना वहां से, और निक्षेपण कहीं जमा देना उसको। तो अपर्दन किस कारण होता है, नदी या बहता हुआ जल, ये क्या करता है, ले जा अपने साथ, इस अगर मिट्टी लूज है तो उसको वहां से ले जाएगा और कहीं जाके जमा देगा उसको, नदी या जल के द्वारा, पवन के द्वारा, समुद्री तरंगों के द्वारा या हिमनद के द्वारा। इनके द्वारा क्या होता है, अपर्दन होता है और निक्षेपण। अगर अपर्दन हुआ तो निक्षेपण होगा ही होगा। अगर मिट्टी को कहीं से काट के लाया जा रहा है तो कहीं तो उसको बिछाया जाएगा। ठीक है, तो पृथ्वी गतियां होती है पृथ्वी गतियां जो होती हैं दो बलों के आधार पर बांट दिया गया है गतियों को। अंतर्जनिक बल है तो अलग गति होगी, बाह्यजनिक बल है तो अलग गति होगी। अंतर्जनिक बल कौन से होते हैं, आकस्मिक और पटल निरूपण विरूपण, और बाह्यजनिक में अपर्दन और निक्षेपण होता है। ठीक है जी, उसके बाद है, देखो भूपर्पट्टी पर स्थलमंडलीय प्लेट क्या है। जो भूपर्पट्टी है हमारी, भूपर्पट्टी में अनेक बड़ी और कुछ छोटी, कठोर और असमान आकार की, अलग अलग आकार की प्लेटें होती हैं, जिन पर महाद्वीप और महासागर की सतह टिकी हुई है। ठीक है, उन्हें प्लेट कहते हैं, एक तरह से प्लेट्स होती है, प्लेट जैसी होती है। ज्वालामुखी क्या होता है, ज्वालामुखी पढ़ेंगे। ज्वालामुखी भूपर्पट्टी पर खुला एक छिद्र, ऐसा छिद्र होता है, ये भूपर्पट्टी है, ये वाली, ये सारी। ठीक है, ये मेंटल में से मैग्मा नीचे से आ रहा है। मैग्मा का सोर्स क्या है, मेंटल। अगर क्वेश्चन आए कि मैग्मा का सोर्स पृथ्वी पे क्या है, भूपर्पट्टी, मेंटल या कोर, मेंटल है। मेंटल में से मैग्मा आ रहा है, और ये कहीं से इसको बाहर निकलने की जगह मिली, जैसे कोई छेद है, कुछ है, वो बाहर निकलने की जगह मिली, तो ये बाहर निकल के ज्वालामुखी बन जाते हैं। पहले एक लावा की परत बनेगी, फिर दूसरे लावा की परत बनेगी, फिर तीसरे इस तरह से एक पहाड़ की तरह बन जाता है पूरा। ठीक है, इसमें से क्या चीजें निकल रही हैं, गैस और राख निकलते हैं, इनको अलग अलग नाम से भी जानते हैं। ये जो वहाँ पे आपका तालाब जैसा, ये जो बड़ा छेद बन जाता है ऊपर, इसको क्रेटर बोलते हैं। जो बड़ा सा बन गया इसको क्रेटर बोलते हैं। ये जो नली है जिससे मैग्मा निकल रहा है, इसको क्या बोलते हैं, निकास या वेंट बोलते हैं। और जो मैग्मा बाहर आके सतह पर आके जम रहा है, सतह पर आके, उसको लावा बोलते हैं। तो ये मैग्मा अंदर है, लावा बाहर है। ठीक है, इसी प्रकार स्थलमंडलीय प्लेटों की गति करने से पृथ्वी की सतह पर, हमने भूकंप देखा, आप क्या है, सॉरी ज्वालामुखी दिखा, आप भूकंप देखेंगे। स्थलमंडलीय प्लेटों पर की गति जो होती है उसके कारण पृथ्वी की सतह पर कभी कंपन होता रहता है।
कभी कभी कंपन बहुत ज्यादा होता है। यह कंपन पृथ्वी के चारों ओर गति करता है। इस कंपन को ही भूकंप कहते हैं। पृथ्वी भूपर्पट्टी के नीचे वह स्थान जहां भूकंप कंपन आरंभ होता है। ये क्वेश्चन आता है कि भूकंप का उद्गम केंद्र क्या है और भूकंप का अधिकेंद्र क्या है। ठीक है, तो जहां पे कंपन आरंभ हुआ पृथ्वी के नीचे, मान लीजिए इस जगह पे कंपन आरंभ हुआ, तो इसको बोलते हैं उद्गम केंद्र। ठीक है, उद्गम केंद्र से सतह पर उसके निकटतम स्थान को, उद्गम केंद्र अंदर है, उससे सतह पर सबसे निकटतम स्थान पे जो सतह है, इसको बोलते हैं अधिकेंद्र। इसको बोलते हैं हम अधिकेंद्र। ठीक है, जैसे मान लीजिए जी ये आपका सतह है, पृथ्वी की सतह है, और यहाँ कहीं प्लेट्स हैं जहाँ पे कहीं भी भूकंप आया अंदर की तरफ, ये सतह ऊपर है, तो इस जहाँ पे भूकंप आया इसको बोलेंगे हम उद्गम। क्या हो गया, केंद्र। और इसके जस्ट नजदीक सबसे नजदीक वाली सतह, चाहे इधर जो भी नजदीक वाली सतह होगी, यहाँ पे ये है, सबसे पहले यही हमें मिलेगा भूकंप। भूकंप हमें सबसे पहले कहाँ महसूस होगा, यही महसूस होगा, क्योंकि बाकी जगह जाने में इसको टाइम लगेगा। तो सबसे नजदीक का केंद्र होगा सतह पर, इसको बोल देंगे हम अभिकेंद्र। ठीक है, इसको बोलेंगे अभिकेंद्र। अभिकेंद्र पर सबसे पहले भूकंप महसूस होता है। ठीक है, अभिकेंद्र से कंपन बाहर की ओर तरंगों के रूप में गमन करता है। जब ये अभिकेंद्र में आ गया, मान लीजिए तरंगे ऐसे आई, अभिकेंद्र में आई, फिर तरंगे इस तरह डायरेक्शन में मूव करती है। ठीक है, इधर और इधर, चारों तरफ, चारों हर डायरेक्शन मूव करेंगे, पृथ्वी के उस तरफ इस तरफ सब डायरेक्शन मूव करती हैं। और ये फिर इमारतों की जड़ों को हिलाती हैं। ऐसे मूव करेंगे तो इमारतें हिलेंगी, तो कुछ जो कच्ची होती है दीवारें वो गिरने लग जाती हैं। तो कंपन बाहर की ओर तरंगों के रूप में गमन करता है। अधिकेंद्र के निकटतम भाग में सबसे ज्यादा हानि होती है, क्योंकि वहां पर ज्यादा ताकत होती है भूकंप उसकी। एवं अधिकेंद्र से दूरी बढ़ने के साथ भूकंप की तीव्रता धीरे धीरे कम हो जाती है। यहाँ इस जगह पे ज्यादा हानि होगी, इन जगहों पे जो पास में है, और जब ये यहाँ तक आता है तब तक उसकी गति भी धीरे हो जाती है, तो यहाँ पे कम हानि होती है। ठीक है, कम हानि होती है। देखिए जैसे नीचे डायग्राम में समझा दिया गया है, ये भूकंप का अधिकेंद्र था, सॉरी उद्गम केंद्र था। यहाँ से भूकंप आया, चारों दिशाओं में गया, तो जो सबसे पास वाला होगा वो क्या हो गया, अधिकेंद्र हो गया। ये उद्गम केंद्र है जहाँ से भूकंप पैदा हुआ। भूकंपीय ऊर्जा का उद्गम केंद्र कहलाता है। यहाँ से ऊर्जा निकलती है और जिस जगह पे पहले पहुंचेगी उसको क्या कहते हैं, अभिकेंद्र कहते हैं। ठीक है ना। भूकंपीय तरंगे सभी दिशाओं में बाहर की ओर निकलती है, सब डायरेक्शन में जा रही है, इस डायरेक्शन में जा रही है, इस डायरेक्शन में जा रही है, इस डायरेक्शन में जा रही है, सब डायरेक्शन में जाती है। और जितना दूर चल जाएंगे उतना वो कमजोर होती चल जाती है। भूकंपीय तरंगे तीन तरह की होती है। भूकंपीय तरंगे तीन प्रकार की होती है। पहला पी, ठीक है, पी तरंगे या अनुदैर्घ्य तरंगे। एस, दूसरा क्या, एस यानी कि, एक्सक्यूज मी, हाँ एक जी, चीज बोले, हाँ, पानी पी लीजिए था सब भाई। अरे हाँ ठीक है, मैं थोड़ी देर में बंद ही होने वाला है। ठीक है, तो पी तरंगे हो गया, एस तरंगे हो गया। एस तरंगों क्या बोलते हैं, अनुप्रस्थ तरंगे बोलते हैं। ठीक है, अनुदैर्घ्य अनुप्रस्थ। तीसरा होता है एल तरंगे, यानी इनको लव तरंगे बोलते हैं, जो होता है पृष्ठीय तरंगे। ठीक है, इन तरंगों के गुणधर्म विश्व कोश से ज्ञात करने का प्रयास कीजिए। गुणधर्म देखेंगे क्या होता है, बाद में पढ़ेंगे गुणधर्म के बारे में। अभी तीन तरह की तरंगे आपने याद रखिए, पी, एस और एल। पी यानी कि अनुदैर्घ्य, एस मतलब अनुप्रस्थ, एल मतलब पृष्ठीय, जो पृष्ठ पे आ गई। पी और एस दोनों अंदर होती है। ये अंदर, जो पृथ्वी के अंदर जब भूकंप आएगा तो दो तरह की तरंगे निकलती हैं, पी और एस। जब ये तरंगे धरती पे सतह पा जाती हैं तो ये एल तरंगे बन जाती है, पृष्ठीय पृष्ठीय तरंग बन जाते हैं। इसको लव वेव्स भी बोलते हैं, लव तरंगे बोलते हैं। पी मतलब प्राइमरी तरंग, एस मतलब सेकेंडरी तरंग। ठीक है, इनको हिंदी में बोलते हैं अनुदैर्घ्य, अनुप्रस्थ और पृष्ठीय। उसके बाद है आपको देखिए, भूकंप की कोई भविष्यवाणी नहीं कर सकता कि कहाँ भूकंप आएगा।
ठीक है, ऐसी कोई भविष्यवाणी हो नहीं सकती, संभव नहीं है भूकंप की भविष्यवाणी कर पाना। लेकिन यदि हम पहले से तैयार रहें तो इसके प्रभाव को निश्चित रूप से कम किया जा सकता है। स्थानीय लोग कुछ सामान्य तरीकों से भूकंप की संभावना का अनुमान लगाते हैं। वो क्या करते हैं, कुत्ता बहुत जोर से रात दिन में रोने लग गया, अचानक से जानवरों में भगदड़ मच गई, ठीक है। सबसे पहले एक्चुअली क्या होता है, कहा जाता है कि जो जानवर होते हैं उनको पहले पता लग जाता है कि भूकंप आने वाला है, ठीक है। तो भगदड़ जैसे होता है ना, कुछ अलग तरह से बिहेवियर करने लग जाते हैं। तो जानवरों के व्यवहार का अध्ययन, तालाब में मछलियों की उत्तेजना, सांपों का धरातल पर आ जाना, ऐसी कुछ चीजें होती हैं। अनुमान होता है, सिर्फ लोकल अनुमान लगाते हैं सिर्फ, ठीक है। स्थानीय तरीके हैं अनुमान लगाने के। ऐसा नहीं कि सांप अगर धरती पे आ गया तो भूकंप ही आएगा, सांप काट के चला भी जाएगा, फिर हो सकता है सांप काटने के लिए आ रहा हो। ठीक और है। कुत्ता तो रोते रहता है रात हाँ, में तो भी। ऐसा तो है नहीं कि वो भूकंप ही आने वाला उस टाइम, तो सिर्फ वही तो। अनुमान है। भूकंप एक अध्ययन दिया गया, जैसे भुज में भूकंप आया था। हम 26 जनवरी गणतंत्र दिवस की परेड देख रहे थे 2001 में। गणतंत्र दिवस के परेड के दौरान ही पूरे देश में भूकंप आया था एक, और जहाँ उसका केंद्र रहा भुज के पास, ठीक है, गुजरात में उसका केंद्र था। तो 6.9 की तीव्रता वाला भूकंप था। तीव्रता को अलग नापने के तरीके हम देखेंगे कि तीव्रता कैसे नापते हैं। रिक्टर स्केल पे नापा जाता है उसको। स्केल का नाम है जिसे नापते हैं उसको रिक्टर स्केल बोलते हैं। इस पे तीव्रता होती है 6.9 तीव्रता वाला भूषण भूकंप आया था भुज शहर में, गुजरात का, ठीक है। तो बहुत ज्यादा तबाही हुई थी, ठीक है। तो इसके बाद फिर कुछ कदम उठाए गए, और वहां पे जो, अब भूकंप तो आ गया और बहुत ज्यादा तबाही हुई, लेकिन अब उसके बाद क्या हुआ, 2001 के बाद भुज को जब दोबारा बसाया गया तो कुछ इस तरह से बसाया गया कि जो दोबारा कोई इतना बड़ा भूकंप आए तो हानि बहुत कम हो, ठीक है। उस तरह की बिल्डिंगें ही बनाई गई ज्यादातर। कुछ बिल्डिंगें ऐसी होती है जो भूकंप विरोधी होती हैं, मतलब ऐसा नहीं कि सब भूकंप को सह लेंगी, लेकिन हाँ लगभग बड़े बड़े भूकंपों को सह लेती हैं। तो अब बिल्डिंगें इसी हिसाब से बनती है, भूकंप विरोधी बिल्डिंगें बनने लग गई हैं। भूकंप जैसे आएगा तो धरती पे जो ऐसे ऐसे तरंगे बनेंगी, उन तरंगों की वजह से जो इमारत की जड़ हिल जाती है ना, तो अगर कुछ इस तरह से बना दिया जाए कि जड़ हिले और लेकिन पूरे बिल्डिंग को कोई फर्क ना पड़े, तो हो सकता है वो बिल्डिंग नहीं गिरेगी और भूकंप रोधी बन जाएगी। तो ऐसे कई तरीके हैं, वैज्ञानिक उन कई तरीकों पे काम कर रहे हैं जिससे कि भूकंप से बचा जा सके। अब भूकंप नापने का एक यंत्र होता है, भूकंप का एक मापन का एक यंत्र से किया जाता है। भूकंप का मापन एक यंत्र से किया जाता है जिसका नाम क्या है, भूकंप लेखी कहते हैं। ये भूकंप लेखी कहते हैं, इंग्लिश में इसको सिस्मोग्राफ बोलते हैं, सिस्मोग्राफ, ठीक है, सिस्मोग्राफ बोलते हैं इंग्लिश में। सिस्मो मतलब सिस्मिक यानी भूकंप की वेव्स, सिस्मिक वेव्स यानी भूकंपीय तरंगे, ठीक है। इसको नापने के लिए सिस्मोग्राफ होता है, या उसको इंग्लिश में बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं भूकंप लेखी। भूकंप की तीव्रता, तीव्रता को नाप रहे हैं अभी हमसे। दो तरह से भूकंप को नापा जाता है, एक तीव्रता को नापते हैं। तीव्रता को कैसे नापते हैं, रिक्टर स्केल पर नापते हैं। भूकंप की तीव्रता 2 या 0 उससे 2.0 या उससे कम है तो इसका प्रभाव नहीं के बराबर होता है। लेकिन अगर भूकंप की तीव्रता 5 होती है या उससे ज्यादा होती है तो वस्तु गिरने से क्षति पहुंच सकता है। अगर भूकंप की तीव्रता 6.0 है तो बहुत शक्तिशाली होता है, और अगर तीव्रता 7 और 7 से ज्यादा है तो सर्वाधिक शक्तिशाली माना जाता है। तो भूकंप नापने के दो तरीके हैं। एक तरीका इसमें दिया हुआ है, एक है आपका तीव्रता नाप के, ठीक है, मेन यही तरीका होता है। एक नापते हैं उसकी हानि कितनी पहुंची है, ठीक है, इसको रिक्टर स्केल पे नापते हैं, ठीक है, इसको रिक्टर स्केल पे नापते हैं, ठीक है ना। और एक होता है हानि कितनी पहुंची। लेकिन ये स्केल में हानि कितनी पहुंची से क्या होता है, अगर मान लीजिए कहीं पे बहुत सारी बिल्डिंग है और कहीं पे एक ही बिल्डिंग है तो हानि सबसे ज्यादा कहाँ होगी, जहाँ बहुत सारी बिल्डिंगें हैं। तो इसलिए इस तरीके का यूज नहीं किया जाता, इसी तरीके का यूज किया जाता है रिक्टर स्केल का, तीव्रता कितनी थी। अगर भूकंप 2.0 है, ठीक है, और उसके बाद अगला साल अगर भूकंप 3.0 आया तो इसके इसके बीच का डिफरेंस पता कितना होगा, 10 गुना होगा। ये लॉगरिथमिक स्केल होता है, लॉग स्केल पे नापते हैं इसको। 2.0 लॉग स्केल है तो एक्चुअल में वो 10 गुना हो जाता है, ठीक है। एक्चुअल में वो 10 गुना ज्यादा तेज भूकंप होगा। तो 6 से 7 हुआ तो 6 से 7 एक गुना नहीं, एक नहीं बढ़ा, वो 10 गुना बढ़ गया भूकंप, क्योंकि वो लॉग स्केल में है। उसके बाद है भूकंप से बचने की तैयारी, आश्रय, सुरक्षित स्थान पर, आग पानी इन सब चीजों से दूर,
ठीक है, अब रखते हैं, हो ही गया लगभग। इसके बाद मुख्य स्थलाकृतियां कल से पढ़ेंगे, आप लोगों को काम होगा। ठीक है।